करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के दो लॉ हैं, एक केसीएल लॉ और एक केवीएल लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो आज देखेंगे इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ। तो देखिए आर्टिकल नंबर 4 का ए पार्ट किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक केसीएल और एक केवीएल। आज हम देख रहे हैं इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ, या कह सकते हैं केसीएल। क्या है ये कह रहा है किसी भी, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, सर्किट के अंदर किसी भी जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज ऑलवेज जीरो। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किसी भी जंक्शन पे नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन क्या रहता है, जीरो। अगर कोई करंट आ रही है और कोई जा रही है तो जितनी करंट आएगी उतनी करंट वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या रहना है, कंजर्व रहना है। करंट आ रही मतलब चार्ज आ रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, क्योंकि चार्ज क्या रहेगा, कंजर्वेशन रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किसी भी जंक्शन पर अगर हम बात करें तो नेट करंट सम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, या कह सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या रहेगा, जीरो। तो ये क्या कहता है केसीएल लॉ, एट एनी जंक्शन इन ए सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। तो अगर हम किसी भी जंक्शन पे बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक करंट सम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। किस पे, एट एनी जंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, हमारे पास ये कोई जंक्शन है, इस जंक्शन पे तीन वायर है, हमें दिखाई दे रहे हैं, तीन साइड हमें दिखाई दे रही है। तो करंट I1 आ रही है, I2 आ रही है और I3 यहाँ से जा रही है। तो जितनी करंट आएगी उतनी करंट वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। करंट आने का मतलब है कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज वापस जा भी रहा होगा, क्योंकि तभी तो इस पॉइंट पे चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो देखिए I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I3, या कह सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। माइनस क्यों? जो करंट आ रही है वो तो क्या रहेगी, प्लस, और जो जा रही है उसे क्या लेंगे, माइनस। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास आएगा वो प्लस है, जो हमारे पास आएगा हमारी जेब में आएगा वो प्लस, और जो हमारी जेब से जाएगा वो क्या होगा, माइनस। तो I1 प्लस की, I2 प्लस की, क्योंकि इनकमिंग, तो इनकमिंग करंट क्या रखे जाएंगी, प्लस, और आउटगोइंग करंट क्या रखी जाएंगी, माइनस। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, या कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो रहेगा। बस इसमें ध्यान रखना है, जो इनकमिंग करंट है वो प्लस की होंगी और जो आउटगोइंग करंट है वो कैसी रहेगी, माइनस की रहेगी। ये अगर हम बात करें देखिए इसमें, तो ये I1 प्लस I2 माइनस I3 इजिकल टू जीरो है इस जंक्शन पे। ये इस I3 को इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इजिकल टू क्या रहेगा, I3। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट का सम इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल। तो किसी भी जंक्शन पे नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट का सम इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के सम के। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल होगी आउटगोइंग सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। क्लियर? चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन बात कर ले कि जो केसीएल लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो एनर्जी चार्ज कंजर्वेशन पे, क्योंकि जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा। किसी भी पॉइंट पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और कंजर्व रहेगा तो जितना चार्ज आ रहा होगा उतना चार्ज वापस क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा। ठीक है, तो इनकमिंग चार्ज इक्वल होगा आउटगोइंग चार्ज, इसलिए इनकमिंग करंट इक्वल होगी आउटगोइंग करंट के। ठीक है, तो केसीएल जो लॉ है, केसीएल लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो केसीएल लॉ है वो किस पे बेस्ड होगा, केसीएल लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे हमारे पास एक ये सर्किट दे रखा है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे करंट I की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास जैसे एक जंक्शन ये दिखाई दे रहा है, एक जंक्शन ये दिखाई दे रहा है, एक जंक्शन ये दिखाई दे रहा है। आपको ये तीनों जंक्शन काउंट नहीं करने, आपको तो ओवरऑल जंक्शन, ये पूरा ओवरऑल जंक्शन है, बस इसमें एट वो टर्मिनल्स पकड़िए जहाँ से करंट आ रही है या जहाँ से करंट जा रही है, ओवरऑल फाइनल। तो ये पूरा एक ही पॉइंट है, ये पूरा एक जंक्शन, इसे आप मानिएगा, इससे यहाँ से करंट आई, यहाँ से आई, यहाँ से गई, यहाँ से करंट आई और यहाँ से करंट जा रही है। तो इनकमिंग करंट देखिए, इनकमिंग करंट कौन है, 2, और ये भी इनकमिंग है तो 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, और ये भी इनकमिंग है कितनी, 4, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, 9। देखिए 2 प्लस 3 हो गया 5 और 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9। तो इनकमिंग कितनी हो गई, 9। अब आउटगोइंग कौन कौन सी होंगी, अगर आउटगोइंग ये है तो कितनी बची, अगर यहाँ से अगर करें 9 माइनस क्या कर देंगे 1, तो कितना बचा 8। तो जो बाकी 8 है वो कहाँ से जा रही होगी, यहाँ से जा रही होगी।
क्लियर हो गई बात। देखिए इनकमिंग कौन कौन सी है, 2 जो इनकमिंग है उसे प्लस रखिए, 2 + 3 कितना हो गया 5 + 4 कितना हो गया 9, और ये आउटगोइंग है तो माइनस, तो 9 - 1 कितना हो गया 8। तो जो बाकी जो 8 करंट बची वो कहाँ जा रही होगी, वो आउटगोइंग हो रही होगी। ये ऐसे कह लीजिए। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, देखिए 2 है, +3 है और +4 है, ये तो होगा इनकमिंग। इनकमिंग का सम इक्वल होगा आउटगोइंग के सम के। आउटगोइंग कौन है, 1 + i। क्लियर। देखिए तो ये कितना हो गया 9 = 1 + i। तो यहाँ से अगर हम i निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 1 कितना आ गया 8, और प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने इसकी मान रहे हैं वही डायरेक्शन है। तो i की वैल्यू कितनी हो गई 8, और कैसी होगी ये आउटगोइंग। हमने आउटगोइंग की डायरेक्शन ली थी तो इसलिए, और ये इसकी वैल्यू निकल के प्लस आ रही, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है वही डायरेक्शन है। अगर ये माइनस के आती तो इसका मतलब ये आउटगोइंग की वजह क्या होती, इनकमिंग होती। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक ये सर्किट है, इस सर्किट में इस वायर में करंट बतानी है। इस वायर में करंट कितनी होगी, और ये भी नहीं बता रखी कि इनकमिंग है या आउटगोइंग है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अपनी तरफ से कोई भी मान लो इनकमिंग या आउटगोइंग, वो तो हम अकॉर्डिंग जब हम लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको आप ये देखिए एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है। यहाँ करंट इतनी है, यहाँ इतनी, यहाँ इतनी, यहाँ इतनी। अगर इन जंक्शन के चक्कर में पड़ गए तो रिल जाओगे। इस पूरे स्क्वायर को ही क्या मानिए, एक जंक्शन मानिए, और जंक्शन के ये सेगमेंट हो गए एलिमेंट जहाँ से करंट आ या जा रही है। तो यहाँ से करंट आउटगोइंग हुई, यहाँ से आउटगोइंग हुई, यहाँ से इनकमिंग हुई। ठीक है, इसे भी क्या मान लेते हैं, चलिए इनकमिंग मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो आउटगोइंग कौन कौन है, इनकमिंग तो कौन हो गई 4 हो गई और i हो गई, 2 तो इनकमिंग हो गई, और आउटगोइंग कौन हो गई, क्या हो गया आउटगोइंग कौन हो गई 3 + 3। ठीक है, तो इनकमिंग का सम इक्वल होगा आउटगोइंग सम के। यहाँ अंदर कितनी करंट है किस वायर में, इसे सोचने की जरूरत नहीं, बस जहाँ से जो बाहर निकल रहा है वायर या जो आ रहा है जो बिल्कुल सर्किट से बाहर, इस पूरे को एक जंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो बस इसको देखना, इसको देखना, इसको एंड को देखना, इस एंड को देखना, इनको कुछ नहीं देखना। तो चलिए, तो इनकमिंग क्या है 4 + i, आउटगोइंग कौन है 3 + 3, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम i निकालें तो कितना हो गया 6, और इधर जाएगा कितना -4, तो यहाँ से i = कितना आ गया 2 एम्पियर। तो ये i की वैल्यू कितनी होगी 2 एम्पियर, और प्लस का आ रहा है तो हमने क्या होगा ये इनकमिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है। क्या क्वेश्चन है समझिए जरा। ये कह रहा है हमारे पास, देखिए ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, जहाँ ये जंक्शन है, एक जंक्शन पॉइंट हो गया, 3 ये एलिमेंट हो गए, टर्मिनल पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये कह रहा है इसका वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, इसका वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट, और इसका वोल्टेज कितना है 32 वोल्ट। तो ये जंक्शन पॉइंट का वोल्टेज बताओ, और ये रेजिस्टेंस दे रखे कितने 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। तो कह रहा है एक तो एक जंक्शन पॉइंट का वोल्टेज बताओ V0, और इन हर एक रेजिस्टेंस में करंट बताइए कितनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, एंड आल्सो फाइंड आउट करंट इन द ईच ब्रांच, और हर एक ब्रांच में करंट बताइए। सुनिए बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचिए मत। मान लीजिए इस जंक्शन का पोटेंशियल कितना है V0। ठीक, अब ऐसे करिए कि मान लीजिए इधर से इस पॉइंट पे से कितनी करंट आ रही है जंक्शन पे I1, इस पे से कितनी आ रही I2, इस पे से कितनी आ रही I3। मैंने सब इधर कर दी, सबको क्या कर दिया टर्मिनल्स पॉइंट से करंट फ्लो करा कर कहाँ पहुँचा दी जंक्शन पे। चाहे आप जंक्शन से आउट भागा दो, ठीक है, चाहे एक को इन एक को ऑन, जैसी आपकी मर्जी करे वैसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल मैंने क्या कर दिया, सबको इनकमिंग मान लिया, और इनकमिंग मान लिया तो सबका इनकमिंग सम क्या होगा 0। तो मैंने इस पॉइंट से कितनी करंट फ्लो करी जंक्शन को I1, इससे कितनी फ्लो करी I2, और इससे कितनी फ्लो करी I1। तो I1 + I2 + I3 जंक्शन पे नेट इनकमिंग करंट का सम क्या रहेगा 0, क्योंकि कोई भी आउटगोइंग तो कोई है नहीं। तीनों की तीनों मैंने इनकमिंग मानी है, तो इनकमिंग क्या रहेंगी प्लस की रहेंगी। तो I1 + I2 + I3 = क्या होना चाहिए 0। तो KCL अगर मैं लो लगाऊं तो किसी भी जंक्शन पे नेट करंट सम क्या रहेगा 0 रहेगा। और ये तीनों की तीनों इनकमिंग है, तो तीनों की तीनों क्या रहेंगी प्लस रहेंगी। तो I1 + I2 + I3 का सम क्या रहेगा 0। अब I1 होगी कितनी, I होता क्या है V/R। देखिए V = IR, तो I इक्वल होगा V/R। मगर V होता क्या है, ये V पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
पोटेंशियल डिफरेंस किसका, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो देखिए इन दो पॉइंटों के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो क्या होगा, 4 माइनस वी नॉट। अच्छा वी नॉट माइनस 4 क्यों नहीं ले रहा, 4 माइनस वी नॉट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने करंट 4 पे से फ्लो करी है किसको, वी नॉट को। तो इसका मतलब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से कहां जाती है, लो पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब ये 4 वोल्ट हाई पोटेंशियल हो गया और वी नॉट क्या हो गया, लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट हाई से मैंने कहां फ्लो करी है, लो। मैंने करंट 4 वोल्ट से वी नॉट की तरफ फ्लो करी, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया, लो। तो 4 माइनस वी नॉट अपॉन कितना, 1, ये तो क्या हो गई I1। I2 कितनी होगी, देखिए 0 माइनस वी नॉट, क्योंकि इसको मैंने हाई पोटेंशियल माना है क्योंकि यहां से करंट इधर जा रही है। तो 0 माइनस वी नॉट अपॉन R कितना हो गया, 2। इसमें करंट देखिए I3 की वैल्यू कितनी होगी, 32 माइनस वी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, 3। क्लियर। तो देखिए तो बस लगाइए। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें केसीएल लो लगाएं जंक्शन पे, तो जंक्शन पे केसीएल लो लगाएंगे तो कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3 का नेट सम क्या होना चाहिए, 0। तीनों करंट इनकमिंग है तो इसलिए प्लस की हो गई, और इनका नेट सम किसी भी जंक्शन पे क्या होना चाहिए, 0। किसके अकॉर्डिंग, केसीएल लो के अकॉर्डिंग। अब I1 की वैल्यू कितनी थी, 4 माइनस वी नॉट अपॉन 1, क्योंकि I इक्वल होगा V अपॉन R। V मतलब चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 4 माइनस वी नॉट, और रेजिस्टेंस कितना है, 1। I2 कितना होगा, 0 माइनस वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस कितना था, 2। और I3 कितना होगा, 32 माइनस वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस कितना था, 3। इनका नेट सम क्या होगा, 0। अब यहाँ से एलसीएम कर लो, इसको सिंपलेस्ट ले आओ। सिंपलेस्ट करने के लिए क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 1 2 3 का 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस 6 वी नॉट। 24 माइनस कितना हो जाएगा, 6 वी नॉट। क्लियर। यहाँ देखिए इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इस 6 को कट करेगा कितनी बार, 3 बार, और 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कितना होगा, माइनस 3 वी नॉट। इस 6 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 6 को कट करेगा 2 बार, और 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, 64 माइनस 2 वी नॉट। ये सिंपलेस्ट वैल्यू आ गई इजिकल टू 0। अब यहाँ से ऐड करिए, देखिए माइनस का 6 वी नॉट ये है, माइनस का 3 वी नॉट ये है, और माइनस का कितना है, ये माइनस का 2 वी नॉट ये है। तो कितना हो गया अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए इसमें अगर हम सोल्व करें इसको तो देखिए जी, तो यहाँ अगर हम बात करें माइनस का 6 वी नॉट, माइनस का 3 वी नॉट और माइनस का 2 वी नॉट, कितना हो गया, 6 और माइनस का 6, माइनस का 3 और माइनस का 2। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, और 2 कितना हो गया, 11। तो माइनस का 11 वी नॉट। और यहाँ से देखें प्लस का 24 और प्लस का 64 तो कितना होगा, 88। तो यहाँ से क्या आ गया है, ये आ गया है कितना जी, अगर हम बात करेंगे तो 11 वी नॉट। 11 वी नॉट इजिकल टू आ रहा है कितना, 88। ठीक। तो बस देखिए तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं 11 से क्या करूँगा, 88 को कट करूँगा तो कितनी बार जाएगा, A नॉट। तो वी नॉट कितना आ गया, 8 वोल्ट। तो जंक्शन का पोटेंशियल तो आ गया कितना, 8 वोल्ट। अब वो करंट पूछ रहा है हर एक रेजिस्टेंस में करंट। तो अगर मैं I1 की वैल्यू देखूँ तो I1 कितना था, 4 माइनस वी नॉट अपॉन R। R कितना था, 1। तो वी नॉट की वैल्यू हमें कितनी पता चल गई, 8। तो देखिए 4 माइनस 8 अपॉन 1 तो कितना आ गया, ये माइनस का 4 एम्पियर। माइनस का मतलब है कि हमने जो करंट मानी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो देखिए हमने करंट कहाँ से मानी थी, 4 वोल्ट से अगर हम बात करें तो हमने करंट क्या मानी थी, 4 से किधर गई थी, वी नॉट की तरफ। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ये नहीं होगी, इधर से इधर जा रही होगी। ठीक है। तो I1 की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ नहीं, जंक्शन से किधर जा रही होगी, 4 वी नॉट की तरफ, क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा आ गया कितना, 8। क्लियर। तो अब देखिए जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी, यहाँ से सबसे ज़्यादा हाई हो गया ये 32, ये 8, ये 4, ये 0। तो यहाँ से करंट गई होगी, कुछ इधर भाग गई होगी, कुछ इधर भाग गई होगी। तो अपने आप आ जाएगी डायरेक्शन, I1 माइनस की आ रही, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी उसकी अपोजिट आएगी। नेक्स्ट देखिए I2 देखें तो I2 कितना था, 0 माइनस वी नॉट अपॉन R। R कितना था, 2, और वी नॉट कितना था, 8। तो ये कितना हो गया, माइनस का 8/2 तो कितना आ गया, माइनस का 4 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है कि I2 की भी जो हमने डायरेक्शन ली है सर्किट में उसके अपोजिट है। हमने इनकमिंग मानी थी तो इसका मतलब कौन सी हो गई होगी, आउटगोइंग। नेक्स्ट बात करें I3 की, तो कितना था, 32 माइनस वी नॉट अपॉन R। R कितना था, 3, और वी नॉट कितना आ गया, 8। तो यहाँ से सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 24/3 कितना आएगा, 8 एम्पियर। और ये प्लस की आ रही, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है वही डायरेक्शन है। नेक्स्ट एक और इसका डायरेक्ट फंडा है इस टाइप के क्वेश्चन का, अगर आप फंडे से करना चाहोगे तो उससे कर लेना। ये डायरेक्ट फंडा है इस टाइप के क्वेश्चन का। जैसे हमारे पास ये क्या है, 3 एलिमेंट हैं, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल कितना, V3, और ये जंक्शन है जिसका हमें पोटेंशियल निकालना है V नॉट। तो जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो डायरेक्ट उसके लिए आप फंडा यूज़ कर सकते हैं। क्या फंडा है, अगर आप देखें इसमें
तो वी नॉट इक्वल होगा V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 अप टू डेट, जितने भी जंक्शन है, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू डेट, ठीक। इससे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट पोटेंशियल आ जाएगा किसका, जंक्शन का। अगर आप इसको याद रखने में दिक्कत हो तो देखिए V कैसा आएगा, V को मैंने V/R करा, तो अगर मैं डायमेंशन देखूं इसकी, तो अगर डायमेंशन ये वोल्टेज है तो यहाँ भी डायमेंशन वोल्टेज की करनी, V/R कर दिया मैंने तो R एक्स्ट्रा आ गया, 1/R एक्स्ट्रा आ गया, तो 1/R एक्स्ट्रा को हटाने के लिए यहाँ भी क्या कर देंगे 1/R, जिससे डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाए सेम, या कह सकते हैं यूनिट क्या आ जाए सेम, जो यूनिट लेफ्ट की होनी चाहिए वो राइट की होनी चाहिए। इसलिए डायमेंशनली आप ध्यान रख लो, डायमेंशनली मैं करेक्ट करूँगा, अगर V/R है तो इसे डायमेंशन, अगर इसे वोल्टेज की डायमेंशन में ले जाऊं तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ 1/R है तो यहाँ भी अपॉन में क्या लाना पड़ेगा 1/R, 1/R से 1/R की यूनिट कट जाएगी तो किसकी यूनिट बचेगी, V की, और वो इक्वल हो जाएगी। चलिए, तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। डायरेक्ट वाला अच्छा लग रहा है डायरेक्ट वाली करिए। ये देखिए, तो V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, तो सम लेना है, जितने भी एलिमेंट हैं इस जंक्शन पे, जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम लेना V/R का, और अपॉन डिवाइड कर देना सम से किसके सम से, 1/R के सम से। क्लियर, यही डायरेक्ट फंडा है जंक्शन के पोटेंशियल को निकालने का। जैसे देख लीजिए डायरेक्ट फंडे से भी एक क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है चार्ट्स हमारे पास एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, एक का पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, एक का 2 वोल्ट, एक का 3 वोल्ट और एक का 4 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम, इसका 2 ओम, इसका 3 ओम, इसका 4 ओम। तो कह रहा है जंक्शन का पोटेंशियल बताइए V नॉट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, V नॉट कैसे निकलेगा, V/R प्लस V/R प्लस V/R प्लस V/R, और अपॉन में क्या होगा 1/R 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 1/R। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो 1/1 प्लस यहाँ क्या होगा 2/2 मतलब V/R प्लस ये कितना होगा 3/3 प्लस, और ये 4/4, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा 1/R1, R1 कितना है 1 प्लस 1/R2, R2 कितना है 2 प्लस कितना होगा 1/R3 वो कितना है 3, और प्लस 1/R4 वो कितना है 4। तो यह तो 1/1 2/2 3/3 4/4, तो ये तो कितना आ गया 4, और यही वैल्यू किसकी होगी V नॉट की। तो ये तो हो जाएगा 4, और नीचे से और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगी बात, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा V नॉट आ जाएगा। देखिए, तो V नॉट अगर डायरेक्ट रखना था तो 1/1 2/2 4/4 3/3, ये सब कितना आ गया था ये 4, और यहाँ से 1/R 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 1/R, यानी कि 1/1 एक बार 1/2 एक बार 1/3 एक बार 1/4, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस 1 था, एक बार 2 था, एक बार 3 था, एक बार 4 था। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ गया 1 + 1 4 आ जाएगा, और इसको एलसीएम लेके कितना एलसीएम आ जाएगा 3 4 1 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो 12 एलसीएम लेके 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना बचेगा ये 6, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 3, अपॉन डिवाइडेड क्या है 12 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4 × 12 और अपॉन में ये सम कितना आ गया 25, तो ये कितना आ जाएगा 48/25। तो जो जंक्शन है उस जंक्शन का पोटेंशियल V नॉट निकल के आ गया कितना 48/25 वोल्ट। क्लियर, तो एक तरीका ये भी है, जोन सा भी आपको अच्छा लगे उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब V नॉट पता चल गया तो अब तो किसी भी एलिमेंट में आप क्या निकाल सकते हैं करंट निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकाल सकते हैं करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रॉब्लम इसका आंसर बताना है। तो देखिए इन A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना था और 3 रेजिस्टेंस ही लगे थे R के। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये A और B के बीच में हमें क्या बताना रेजिस्टेंस, तो आप बैटरी जोड़ दें वही A और B के बीच में, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो करंट यहाँ आएगी, ये करंट यहाँ जाएगी। तो ऐसे समझो, ये कह लीजिए कि हमारे पास ये पॉइंट A है तो इसे पॉइंट A कह सकता हूँ, इसे पॉइंट A कह सकता हूँ क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट को A कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट को A कह सकता हूँ, इस पॉइंट को क्या कह सकता हूँ A, तो कह लें A और B के बीच में, या कह लो इसको भी A कह सकते हैं। तो A और B एक ही पॉइंट है तो इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछेगा तो क्या होगा 0। ये कहने का मतलब ऐसे समझिए कि ये हमारे पास क्या हो गया, A से B तक जाने का एक शॉर्ट सर्किट मिल गया, एक ऐसा पाथ हमें मिल गया जिस पाथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर कोई करंट आएगी तो ये करंट ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर इसे रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस इसके क्या करेगा लठ मारेगा, मतलब रेजिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज करता है। तो करंट हमेशा इस चक्कर में रहती है कि कोई पाथ ऐसा मिल जाए जिसमें रेजिस्टेंस ना हो।
तो ये करंट यहाँ से यहाँ आएगी, इसमें कोई रेजिस्टेंस इसे नहीं मिला, ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस है, तो आगे जाएगी कोई रेजिस्टेंस नहीं, आगे जाएगी कोई रेजिस्टेंस, और वापस क्या आ जाएगी बैटरी पे, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्लियर होगी बात। अगर यहाँ बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस आ जाता तो फिर पूरे सर्किट में करंट क्या हो जाती, डिस्ट्रीब्यूट होती। तो इस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, जीरो, क्योंकि ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ए और बी जिन दो पॉइंटों के बीच में रेजिस्टेंस पूछ रहा है उसमें क्या हो गया, हमें एक ऐसा पाथ मिल गया जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब एक नया होमवर्क है नेक्स्ट, ये कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, और ये रेजिस्टेंस है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम का 1 ओम का, इस टाइप से ये सीरीज कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में क्या होगा। चलिए थैंक्स। कोई बात अगर समझ नहीं आ रही तो घबराना नहीं है, मैं हूँ, बस ये बात ध्यान रखें कि मैं हूँ, आप घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कुछ बात समझ में आ रही तो ठीक, नहीं समझ में आ रही तो ठीक, आपको तो बस मस्त रहना है, खुश रहना है, और ज़रा भी टेंशन किसी भी बात की लेनी नहीं है। सिलेक्शन होगा आपका नहीं होगा तो और किसका होगा, आपका ही होगा। ठीक है, थैंक्स।